एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू माय चैनल मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टोटल स्टीरियोआइसोमेरिज्म हम कैसे निकालते हैं, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिज्म कैसे निकाले जाते हैं, टोटल डायस्टेरियोमर हम कैसे निकाल सकते हैं, या टोटल इनैंशियोमर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्योंकि आपके नेट में भी पूछा जा चुका है ये सवाल, गेट में भी पूछा जाता है और आपके IIT JAM के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश करूंगी। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो देखो, अभी मैंने क्या बोला है, हम कैलकुलेट इसमें क्या करने वाले हैं, टोटल स्टीरियोआइसोमेरिज्म, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, टोटल डायस्टेरियोमर, टोटल इनैंशियोमर। ठीक है, अभी मैं क्या दूंगी आपको, ये सारा जो कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। मैं आपको एक मॉलिक्यूल दूंगी, उस मॉलिक्यूल में हम टोटल निकालना सीखेंगे। तो मुझे बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े, टोटल स्टीरियोआइसोमेरिज्म, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं डिनोट कर दूंगी किसी ए नाम से। ठीक है, सपोज इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर को मैंने वाई नाम दे दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं लिखते जा रही हूँ, आपको जहां भी आप नोट्स बना रहे हो इसके, तो साथ साथ में लिखते जाना। ठीक है, तो क्योंकि मैं जब मॉलिक्यूल आपको दूंगी वहां पे फाइंड कराऊंगी, तो मैं एक्स वाई की फॉर्म में लिखूंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा एक्स को किससे डिनोट किया है और वाई को किससे डिनोट किया है। समझ में आ गया? तो देखो, अभी अपने नोट्स में उतारते जाना जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। देखो, एग्जामिनर आपको पूछ सकते हैं कि टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको टोटल स्टीरियोआइसोमेरिज्म ही पूछे, आपको निकाल बोल सकते हैं मॉलिक्यूल देखे कि किसी मॉलिक्यूल में आपके टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने होंगे, या फिर टोटल इनैंशियोमर कितने होंगे। ठीक है, आपको ये भी पूछ सकते हैं। तो मैं इसको किससे डिनोट कर रही हूँ, एक बारी एक्स। देखो, इनकी सबकी मैं एक बारी आपको फॉर्मूले दे दूंगी, तो सबसे पहले आप देख लीजिए मैं किसको किसके साथ डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड आता है, आपको पूछ सकते हैं टोटल मीसो कंपाउंड निकाल के बताओ, तो इसको मैं डिनोट करूंगी वाई के साथ। ठीक है, फिर टोटल स्टीरियोआइसोमर आपको पूछ सकते हैं, वो मैं डिनोट करूंगी जेड के साथ। समझ में आ गया? देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, टोटल इनैंशियोमर। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लिखूंगी टोटल पेयर ऑफ इनैंशियोमर, या फिर रेसिमिक मॉडिफिकेशन, रेसिमिक मॉडिफिकेशन, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे पी। ठीक है, अभी देखो, यहाँ पे मैंने बोला है टोटल इनैंशियोमर, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, दोनों चीजें अलग है। टोटल इनैंशियोमर अलग चीज है और यहाँ पे टोटल पेयर ऑफ इनैंशियोमर अलग चीज है। यहाँ पे हम पेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम टोटल इनैंशियोमर की बात कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे टोटल डायस्टेरियोमर। ठीक है, उसको हम क्यू से डिनोट कर देते हैं। तो सारे ही अब मैं आपको फॉर्मूले दिखाती हूँ, सिर्फ आपको एक चीज कैलकुलेट करनी है और आपको देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको देखना क्या है कि मॉलिक्यूल मेरा कायरल है या फिर अकायरल है। ठीक है, तो उसकी कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ। तो ये आपके एक बड़ी नोट्स में उतार लेना। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एन। ठीक है, ये सारी आपको वैल्यूज जो फाइंड करनी होगी, सबसे इसके पहले आपको कैलकुलेट करना है एन। ठीक है, तो एन हमारा क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल सेंटर। ठीक है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगर आपको नंबर ऑफ कायरल सेंटर नहीं निकालना आता है तो आप ये चीजें नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो मैं फॉर्मूला आपको बताने वाली हूँ उसमें सारा एन का ही जो काम होगा। ठीक है, तो एन पे डिपेंड करता है। तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ कायरल सेंटर देखना आना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूंगी कि कैसे आप देख सकते हैं, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये सारा निकालना सीखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही लिखते जाइए जैसे मैं लिख रही हूँ। फाइंड करने के लिए टोटल स्टीरियोआइसोमर हमारे क्या कितने होते हैं, टोटल इनैंशियोमर्स हमारे कितने होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी एन क्या है। ठीक है, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। वो मैं अभी आपको निकालना सिखाऊंगी कि हमारे किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कायरल सेंटर कैसे हम देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो गिवन मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया है वो मॉलिक्यूल कायरल है या फिर अकायरल है। कायरल होगा तो उसके जो फॉर्मुलेस वो क्या बनेंगे, अकायरल होगा तो उसके फॉर्मुलेस क्या बनेंगे, उनकी कंडीशंस क्या है। देखो, अगर आपके पास
मॉलिक्यूल होगा कायरल, या फिर आपके पास मॉलिक्यूल होगा अकायरल। तो इसमें कंडीशन है कि अगर आपके इसमें कायरल में कंडीशन क्या है, यहाँ पे POS दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर होती है एब्सेंट, ठीक है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री दैट मीन्स I यहाँ पे होगी एब्सेंट, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें ही अगर आपके एब्सेंट हो जाते हैं किसी मॉलिक्यूल में, या कोई गिवन मॉलिक्यूल में आपका ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, वो कायरल होगा, ठीक है। या फिर अकायरल कैसे होगा, देखो अकायरल की कंडीशन क्या है, या तो आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो, ठीक है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो, और यहाँ पे I दैट मींस सेंटर ऑफ सिमेट्री में आपकी क्या हो, इसमें प्रेजेंट हो, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, हमारा अकायरल, ठीक है। जरूरी नहीं है यहाँ पे दोनों ही चीजें मेरी प्रेजेंट हो, यहाँ पे हमारी एक चीज भी प्रेजेंट हो सकती है, या फिर हमारा जो गिवन मॉलिक्यूल है इसमें सपोज आपकी सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ, बट आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो भी हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, अकायरल, ठीक है। दोनों में से आपकी एक कंडीशन भी फुलफिल्ड हो सकती है, या फिर दोनों कंडीशन भी आपकी फुलफिल्ड होगी, तो भी मॉलिक्यूल मेरा क्या होगा, अकायरल। लेकिन अगर दोनों ही चीजें हमारी एब्सेंट हो जाए तो मॉलिक्यूल हमारा क्या बन जाता है, वो कायरल, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसमें जो फॉर्मूलेस क्या होते हैं। देखो फॉर्मूलेस देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री हम देखते कैसे हैं, या सेंटर ऑफ सिमेट्री हम कैसे देखते हैं। तो उसके लिए देखो अच्छे से समझाती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे इसके। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे POS दैट मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री हम कैसे देखते हैं। देखो POS का मतलब है, अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल दूं, ठीक है, इसमें मुझे क्या पास करना है, एक इमेजिनरी प्लेन पास करना है। देखो मैंने आपको एक गिवन दिया है, एक एटम है, ठीक है, इसमें मुझे क्या है, इमेजिनरी प्लेन पास करना है। एक इमेजिनरी प्लेन मैंने क्या कर दिया, बीच में से पास कर दिया। जब मैं इसमें बीच में से पास कर देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ठीक है। जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो ये कंडीशन बनती है। देखो जब भी मैं एक इमेजिनरी प्लेन इसमें पास करवाती हूँ किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और वो दोनों इक्वल पार्ट्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए, ठीक है। दोनों पार्ट्स क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो उस मॉलिक्यूल में क्या होगी, हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल ले सकते हो, एक आप ये वाला एग्जांपल लो, बी की एग्जांपल। अगर इसमें देखो प्लेन कैसे लगाओगे, आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। जब यहाँ से मैं लगाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वाला डिवाइड हो जाएगा, एक ये वाला पार्ट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, एक इमेजिनरी प्लेन पास किया। इमेजिनरी प्लेन पास करने के बाद ये जो मॉलिक्यूल था मेरा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, और दोनों ही क्या है, दोनों इक्वल पार्ट में जो मेरा मॉलिक्यूल डिवाइड हुआ है वो क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। दैट मींस इस मॉलिक्यूल में मेरी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। या फिर एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में आप क्या कर रहे हो, एक प्लेन पास कर रहे हो, तो प्लेन पास करने के बाद ये मॉलिक्यूल किस टाइप का हो जाएगा, सर्कल इस टाइप से प्रेजेंट हो जाएगा ना। दैट मींस ये जो मॉलिक्यूल था मेरा, ठीक है, दैट इज ये राउंड जो मॉलिक्यूल है उसमें मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की, ठीक है। यहाँ पे एक इमेजिनरी जब प्लेन में पास करती हूँ तो दोनों मॉलिक्यूल होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और दोनों ही क्या होते हैं, मेरे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दैट मींस उसमें क्या है, मेरी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। वो हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ, जो एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगी। अभी आपको क्लियर होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं। तो देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री दैट इज आई के साथ डिनोट किया जाता है इसको। अभी देखो अगर मैं एग्जांपल लूं ये वाली, यहाँ पे H गिवन है, यहाँ पे आपको Br गिवन है, यहाँ पे आपको Cl गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे आपको Br गिवन है, यहाँ पे आपको Cl गिवन है, यहाँ पे आपको H गिवन है, ठीक है। ये एग्जांपल समझने से पहले एक एग्जांपल देती हूँ, देखो आपके, ठीक है, ये इस टाइप के एग्जांपल है। देखो यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये क्या करते हैं हम सेंटर से चेक करते हैं। देखो सेंटर इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि हमारे ऑपोजिट कॉर्नर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दैट मींस ऑपोजिट कॉर्नर्स पे जो हमारे एटम्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे सेम होने चाहिए। अगर मेरा इधर इस साइड जाती है, अगर मैं क्या करती हूँ इस मॉलिक्यूल की ऊपर वाली साइड जाती हूँ,
प्रेजेंट है, यहाँ पे सपोज ए प्रेजेंट है, ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड अगर मैं मूव करती हूँ, यहाँ पे हमारा ए प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा, इस लाइन में क्या है, मेरी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ऐसे ही मैं अदर डायरेक्शन में भी चेक करूंगी। अगर सपोज करो अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो मेरा इसमें क्या प्रेजेंट है, बी। इसके ऑपोजिट साइड में जाऊंगी तो यहाँ पे भी मेरा क्या प्रेजेंट होना चाहिए, बी, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे चेक करूंगी, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो अगर सी प्रेजेंट है तो इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगी तो यहाँ पे भी सी होना चाहिए। सपोज यहाँ पे डी आ जाता है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में ये भी चीज सेटिस्फाइड हो रही है, ये भी हो रही है, बट ये चीज सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, यहाँ जाने से सी आ रहा है बट यहाँ जाने से डी आ रहा है, तो इस मॉलिक्यूल में हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। तो इस जो कंडीशन है सारे मॉलिक्यूल्स पे फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो सारे मॉलिक्यूल आप चेक करोगे इसमें। तो ऐसे हम देखते हैं, अभी इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे जब सेंटर ऑफ सिमेट्री मुझे चेक करनी है तो मैं सेंटर से चेक करूंगी। अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ, इस साइड जा रही हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, एक हाइड्रोजन। ऐसे ही मैं इसके ऑपोजिट साइड जाऊंगी तो मैंने क्या बोला, इसके ऑपोजिट कॉर्नर सेम होने चाहिए, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाऊंगी तो मुझे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड है। देखो यहाँ पे मैं अगर जा रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ब्रोमीन। इसके ऑपोजिट साइड जाऊंगी तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ब्रोमीन, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से जा रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, क्लोरीन। ऐसे इसके ऑपोजिट साइड में जाऊंगी तो मुझे क्या मिल रहा है, क्लोरीन। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे हम चेक करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अभी मैंने कायरल और कायरल की कंडीशन आपको बता दी है कैसे चेक करनी है। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से दिखा देती हूँ। सिर्फ आपको वहां पे एन कैलकुलेट करना है, दैट इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर चेक करना है, ठीक है। वैसे ही आपको फॉर्मुलेज में पुट करना है और आपके सारे जो मैंने दिखाया है, टोटल स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालते, टोटल एनेंटियोमर कैसे निकालते, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो सारे कैलकुलेट हो जाएंगे आराम से, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। देखो मैंने अभी क्या बोला था आपको, टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म निकालने के लिए, टोटल एनेंटियोमर्स निकालने के लिए, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिज्म निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि मेरा मॉलिक्यूल वेदर कायरल है या फिर अकायरल है, ठीक है। उसके लिए भी मैंने कंडीशन आपको बता दी। कायरल होगा तो आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही क्या होगी, एब्सेंट होगी, तो मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा। या मॉलिक्यूल अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों में से एक प्रेजेंट है, दोनों ही प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल मेरा अकायरल हो जाएगा, तो उसकी कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला था, ये सब निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए एन। एन क्या है, आपका नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अगर आपको नंबर ऑफ कायरल सेंटर नहीं देखना आता, इस वीडियो में आपको देखना सिखा दूंगी कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मुलेस लिखे हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अगर मैंने क्या बोला, यहाँ पे प्लेन अगर आपका एब्सेंट हो जाए, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपके एब्सेंट हो जाए, तो वो किस कैटेगरी में जाता है, एब्सेंट को मैं इसे भी नोट कर रही हूँ, और वो किस कैटेगरी में जाएगा, आपका कायरल की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। अगर आपका आइदर सिग्मा और आई और बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है, या तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही प्रेजेंट हो, या दोनों में से एक प्रेजेंट हो, तो किसकी कैटेगरी में जाएगा, अकायरल की कैटेगरी में, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यही फॉर्मूला लिख दिया। देखो इसमें दो कंडीशंस बनाई है। अगर आपके नंबर ऑफ कायरल सेंटर दैट इज एन, अगर आपके इवन होते हैं तो इवन के लिए वाले फॉर्मूले लगेंगे। अगर नंबर ऑफ कायरल सेंटर आपके ऑड आ जाते हैं तो उसके लिए ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। तो अगर आपके देखो इसमें अगर आपके एब्सेंट ही हो गया कायरल हो गया मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें दोनों ही प्रेजेंट, तो आपके सिंपल ये वाले फॉर्मूले लग जाएंगे। अभी मैंने क्या बोला कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है एंटी वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो अभी हम एक्स वाई जेड देखो सबसे पहले, उसके बाद बात में करते हैं। मैंने बोला था कि एक्स वाई जेड पी, अगर आपको नहीं आता थोड़ी सी बैक कर लीजिए वीडियो, तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो एक्स है, एक्स को किससे डिनोट कर रही हूँ मैं, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर से, टोटल एनेंटियोमर से, ठीक है। और वाई को किससे डिनोट कर रही हूँ मैं, टोटल मेसो कंपाउंड से। जेड को किससे डिनोट कर रही हूँ मैं, टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म से। और पी को किससे डिनोट कर रही हूँ, पेयर ऑफ एनेंटियोमर से या फिर ठीक है रेसमिक मॉडिफिकेशन से। उसके बाद क्यू को किससे डिनोट कर रही हूँ मैं, टोटल डायस्टेरियोमर से, ठीक है। तो मुझे बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख दिया। आप भी ऐसे याद कर लेना, अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि इजी वे है इसको याद करने का। अभी देखो यहाँ पे क्या है, तो हमें पता लग गया। अभी मैंने क्या बोला कि नंबर आपका एन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो मुझे एक्स अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे सबसे पहले एन की वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरी 2 की पावर क्या है, यहाँ पे एन है, ठीक है। 2 की पावर क्या है, यहाँ पे एन है। अगर आपको एन पता होगा तब आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वाई की यहाँ पे 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। जेड अगर आपको टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म निकालना तो वाई यहाँ पे क्या आ गया 0। एक्स निकालना तो आपको एन पता होना चाहिए, नंबर ऑफ कायरल सेंटर जब आपका निकलेगा तो यहाँ पे जेड तभी आएगा आपका एक्स पता है, ठीक है। कब आएगा, जब आपको एक्स पता तब आएगा, ठीक है। क्यों
कब आएगा, बाई आपका 0 हो जाएगा, पी इससे आएगा, पी किससे आएगा, इससे एक्स से आएगा, और एक्स किस पे डिपेंड करता है आपका एन पे, दैट इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो इसलिए मैंने बोला है सबसे इंपॉर्टेंट आपका नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अभी मैं आपको देती हूँ फॉर्मूलेज, ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। पहले ये वीडियो देख लीजिए, वीडियो के बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चंस दूंगी मैं आपको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप ये वाले जो मैंने आपको लिखवाए हैं फॉर्मूलेज, इसको याद करोगे, उसके बाद क्वेश्चन अप्लाई करके देखोगे। समझ में आ गया, इजी है, बस आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, हो जाएंगी आराम से, आसान से 2-3 बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से लिख लेना। एक बार मैंने 2 सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन लिखे कि मैं इजीली आपको एक बार समझा सकूँ, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मेरे फॉर्मूलेज इसलिए लिख दी क्योंकि अभी आपको याद नहीं हुए होंगे, वीडियो के बाद आप याद कर लेना, जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी सॉल्व करने के लिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी जो कंडीशन है कायरल की बन रही है, कायरल की बन रही है, तो उसके लिए हमें चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। अभी देखिए जो मॉलिक्यूल आपको गिवन है, तो इसमें हम क्या लगा के देखेंगे कि इमेजिनरी प्लेन। तो मैंने क्या बोला था, एक प्लेन लगाएंगे हम किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है। जब इमेजिनरी प्लेन लगाते हैं तो जो मॉलिक्यूल होता है हमारा 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और दोनों इक्वल पार्ट्स दोनों एक दूसरे के क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो उसमें क्या हो जाती है, हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाती है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में जब मैं एक प्लेन इमेजिनरी प्लेन अप्लाई करती हूँ, तो यहाँ पे क्या लगा, मेरा हाइड्रोजन, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, मेरे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे दैट मींस यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरी प्रेजेंट नहीं होगी, तो मॉलिक्यूल किसकी कैटेगरी में चला गया, कायरल की कैटेगरी में। अब ये तो समझ में आ गया कि ये क्या मॉलिक्यूल कायरल है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कायरल सेंटर कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है, ये क्या बन रहा है आपका कायरल सेंटर, कैसे, यहाँ पे क्या लगा आपका OH, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कायरल सेंटर का मतलब होता है कि आपके चारों एटम्स, इस कार्बन के चारों एटम्स क्या होने चाहिए, आपके डिफरेंट होने चाहिए। तो OH है यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये क्या है आपका CHO है, एक ये सारा ग्रुप हो गया, ठीक है। इस सारे ग्रुप को हम Z मान लेते हैं एक बारी, ठीक है। तो चारों डिफरेंट है, दैट मींस ये कायरल सेंटर है। अगर इसकी बात करें तो ये भी कायरल सेंटर है, जैसे ये H है, ये OH है, ठीक है। एक ग्रुप हो गया, सपोज ये X है और ये सारा ग्रुप क्या है, Y है आपका, ठीक है। तो कायरल सेंटर है, ये भी आपका ऐसे कायरल सेंटर है, ये भी आपके क्या है, एक कायरल सेंटर है, ठीक है। दैट मींस इसमें कायरल सेंटर कितने हैं, n = 4, ठीक है। n = 4। अभी क्या करना है, x की वैल्यू कितनी है, आपको क्या कंडीशन लगानी है, कायरल की वाली कंडीशन लगानी है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 की पावर n, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। यहाँ पे y कितना है आपका 0, x क्या है आपका टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ये कितने आ गए, 16 आ गए। टोटल एनैंटियोमर कितने आ गए आपके, 16 आ गए, ठीक है। यहाँ पे y क्या है, टोटल मिसो कंपाउंड यहाँ पे मेरे 0 ही है, ठीक है, कायरल की कंडीशन में। उसके बाद हम देखते हैं टोटल स्टीरियो आइसोमरिज्म, जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो करेंगे z x + y है, ठीक है। 16 + 0 कितना आ गया आपका, 16, समझ में आ गया। अभी क्या निकालेंगे हम, p। तो p क्या है आपका x/2, x कितना है आपका 16, तो 16/2 तो कितना आ गया आपका 8, ठीक है। ऐसे हम क्यों निकालेंगे, अभी देखो p क्या है आपका पेयर ऑफ एनैंटियोमर्स है, ठीक है। या फिर रेसिमिक मॉडिफिकेशन तो वो भी हमारा निकल गया, एग्जामिनर देते हैं अगर आपको निकालने के लिए, तो आप इजी से वो निकाल सकते हो इससे। अगर आप बोले कि क्यों टोटल डायस्ट्रीम निकालो, तो p + y है, ठीक है। तो यहाँ पे p कितना है मेरा 8 आया है, और y कितना है मेरा 0 ही है, तो यहाँ पे टोटल डायस्ट्रीम कितने बन गए मेरे 8। तो इस ट्रिक से आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला हो गया हमारा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो ये वाला सॉल्व करते हैं, ये वाला सवाल है जो सेकंड वाला, ठीक है। इसलिए कौन सी कैटेगरी में जाएगा, कायरल या कायरल, उसके लिए हमें प्लेन लगा के देखना पड़ेगा। इसमें देखो अगर मैं इसको प्लेन, इसमें अगर इमेजिनरी प्लेन अगर मैं लगाती हूँ तो ये क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH, यहाँ पे COH, यहाँ पे COH, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दैट मींस ये किसकी कैटेगरी में चल गया, ये अकायरल की कैटेगरी में। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको चेक करना है कि आपके जो नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, इवन आते हैं या ऑड आते हैं, ठीक है, वो चेक करते हैं हम। इवन अगर आएंगे तो ये वाली कैटेगरी लगेगी, और ऑड आएगी तो वो वाली कैटेगरी लगेगी। अभी देखो ये जो कार्बन आपका कायरल बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि H है, यहाँ पे OH, यहाँ पे COH है। इस मॉलिक्यूल को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे X, क्लियर है। ये भी आपका कायरल बनेगा, इसको H मानो, यहाँ पे OH, ये COH, ये मॉलिक्यूल को पूरा Y मान लो, ठीक है। तो दोनों कायरल सेंटर बन गए, दैट मींस यहाँ पे जो कायरल सेंटर कितने आ रहे हैं, 2, ठीक है। 2 तो 2 क्या है आपका इवन के केस में जाएगा, तो इवन के लिए हम ये अप्लाई करेंगे। तो x क्या है आपका टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर और टोटल एनैंटियोमर, तो यहाँ पे कितना आएगा, x की वैल्यू 2 की पावर है -1, तो x कितना आ गया 2
2 की पावर 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1, ठीक है, सॉरी 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, ठीक है, और वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2, समझ में आया। उसके बाद y क्या है यहाँ पे 2 n/2 माइनस 1, तो कैसे निकालोगे, देखो आपकी x क्या है, टोटल आइसोमर आपके निकलेंगे, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर निकलेगी, ये क्या है आपकी, इसमें क्या है टोटल लीजो कंपाउंड्स अगर आपको निकालने हैं तो y की फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ठीक है, कितना आया मेरे यहाँ पे 2, ठीक है, जब आप पुट करोगे 2/2 माइनस 1 तो कितना आएगा 1 माइनस 1 और 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है आपका 1, ठीक है, तो y क्या आ गया मेरा, अभी यहाँ पे आप लिखते जाएंगे x कितना है आपका 2, ठीक है, y आपका कितना है यहाँ पे 1, उसके बाद हमें क्या निकालना है z, ठीक है, z के लिए हमें क्या करना पड़ेगा x प्लस y मतलब 2 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 3, दैट मीन टोटल स्टीरियो आइसोमर हमारे कितने निकले हैं 3, ठीक है, बस ऐसे ही आपको करना होता है। बस अगर आपको ये वाली ट्रिक नहीं पता है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है, कैसे करोगे आप, बहुत मुश्किल हो जाएगी सॉल्व करना, ठीक है, आप ये वाला निकालोगे। अभी आप क्या करोगे p क्या है पेयर ऑफ इलेंट्रोमर, तो वो क्या है x/2, तो x क्या है यहाँ पे 2, ठीक है, तो 2/2 कितना हो गया यहाँ पे 1, दैट मीन्स यहाँ पे p आ गया मेरा 1, समझ में आ गया, p हो गया, q निकालते हैं, तो q यहाँ पे मैं कैलकुलेट करती हूँ p + y, ठीक है, तो q कितना है मेरा, p कितना है मेरा 1, y कितना है मेरा 1, q कितना आ गया मेरा 2, क्लियर हो गया। यहाँ पे ऐसे आपको निकालना होता है, अगर और की कंडीशन आती मैं तो अगर मेरे कायरल सेंटर और आते तो मैं ये वाली कंडीशन ले लेती। अभी हम करते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करते हैं, उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं कैसे लगती है, कैसे सारा सीखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर निकालना सीखेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम सीखेंगे कि मॉलिक्यूल में हम कैसे निकाल सकते हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर, टोटल इनर्शियम, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो गिवन मॉलिक्यूल है वो कायरल की कंडीशन में जा रहा है या फिर अकायरल की कंडीशन में जा रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बोला है कि अगर आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो किसकी कैटेगरी में जाएगा, अकायरल की कैटेगरी में। अगर दोनों ही आपके एब्सेंट हो जाते हैं तो किसकी कैटेगरी में जाएगा, वो अकायरल की कैटेगरी में, ठीक है, सॉरी कायरल की कैटेगरी में। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, क्योंकि मैंने बोला था जो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की आई थिंक सेकंड वीडियो दी थी, उसमें मैंने आपको बोला है कि 6 मेंबर्ड जो रिंग होती है आपकी कहाँ किस रेंज तक आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है, इसमें भी मैं बता दूंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको डिटेल में समझने के लिए वो वीडियो देखनी पड़ेगी, तो उसका लिंक मैं दे दूंगी इसी वीडियो में। तो अभी देखो ये वाला देखते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं कि मॉलिक्यूल कायरल की कंडीशन में जाएगा फिर अकायरल की कंडीशन में, उसके लिए हम लगाते हैं प्लेन। तो देखो प्लेन लगा के देखो, प्लेन कैसे लगाओगे, अगर मैं प्लेन यहाँ से लगाती हूँ तो मैंने क्या बोला था, एक इमेजिनरी प्लेन लगाएंगे, इमेजिनरी प्लेन लगाने से दोनों मेरे जो दो इक्वल पार्ट्स जो डिवाइड होंगे प्लेन लगाने से वो दोनों क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। लेकिन ये कंडीशन देखो यहाँ पे क्या आ रहा है और यहाँ पे एक रिंग आ रही है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ये तो प्लेन यहाँ पे नहीं लगेगा और ना ये वाला प्लेन लगेगा, ठीक है, तो प्लेन कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल किसकी कैटेगरी में गया, मेरा कायरल की कैटेगरी में। ये तो हमें समझ में आ गया, इसके आगे हम लिख लेते हैं कि कायरल की कैटेगरी में। अब हम निकालेंगे एम, ठीक है, दैट इज कायरल सेंटर। अभी देखो कायरल सेंटर के लिए ये बन रहा है आपका कायरल सेंटर ए की है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, कायरल सेंटर के लिए हमें क्या देखना होता है कि मेरे चारों एटम्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक मिथाइल है, ठीक है, दोनों अलग है। यहाँ पे क्या है, अलग है मिथाइल, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक अलग ग्रुप लगा हुआ है, एक यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक अलग ग्रुप लगा, तो ये क्या बन गया मेरा कायरल सेंटर, ठीक है। अभी देखो ये भी क्या बन रहा है मेरा कायरल सेंटर, क्योंकि ये डी है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे क्या लगा है, मेरी रिंग लगी है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया मेरा एक कायरल सेंटर ये वाला जनरेट हो गया, ये भी ठीक है। अभी ये देखो ये जो आपका ये डबल बॉन्ड है, ये क्या दे रहा है आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है, ठीक है। तो एन में सिर्फ आपको कायरल सेंटर नहीं देखने, आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी आपको एन में ही इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स आपको कायरल सेंटर ये भी देखने हैं, और जहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिख रहा है डबल बॉन्ड के अराउंड, जो मैंने सिखाया था आपको डिटेल में पढ़ा दिया था, उसको भी आपको एन में कंसीडर करना है, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन मैंने आपको बता दी थी, वो क्या होती है, ठीक है, ये होती है, यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे कोई भी आइटम लगा हुआ है, ठीक है, ए बी, यहाँ पे ए बी, एक कार्बन के अराउंड है, ये दो जो एटम है आपके क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। ये भी क्या है आपके ये जो कार्बन एटम है, इसमें जो दो सबस्टेंस लगे होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट लगे होने चाहिए। ये आपस में दोनों सेम हो सकते हैं, ये भी आपस में सेम हो सकते हैं, बट
बट एक कार्बन पे दोनों सब्सटेंस सेम नहीं होंगे। अगर ये सेम हो जाते हैं, सपोज ये भी ए हो जाता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी ज्योमेट्रिकल में। अभी देखो ये आपका कैसे दे रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेर, क्योंकि ये वाला ग्रुप आपका अलग लगा है, ये वाला ग्रुप आपका अलग अलग लगा है, तो ये क्या देगा आपका जीआई देगा, और जीआई को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आपको कायरल सेंटर में इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे 1 2 3, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पता चल गया ना यहाँ पे। अभी देखो कायरल में जब चला गया, एन की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हमें कैलकुलेट करना है, एग्जामिनर अगर हमें दे देते हैं कि आपको टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिज्म निकालने हैं या फिर टोटल इनएंशियोमर अगर आपको निकालने हैं, तो आप क्या निकालेंगे, सीधा एक्स। ठीक है, एक्स के लिए आपकी वैल्यू कितनी है, 2 की पावर n। ठीक है, तो एक्स के लिए मैंने 2 की पावर 3 लगा दी, क्योंकि n मेरा 3 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 8। समझ में आ गया। y क्या निकालेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 आ गया, तो मैं राइट से काउंट कर लेती हूँ। ठीक है, z कितना है x प्लस वाई, x कितना है मेरा 8, ये कितना आ गया 0, तो z कितना आ गया मेरा 8। ठीक है, ये भी हो गया कैलकुलेट। उसके बाद हमें क्या निकालना है p। p कैसे निकालेंगे, x/2, x कितना मेरा 8/2 किया तो 4 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब q निकालेंगे, q क्या है p प्लस वाई, p क्या है मेरा यहाँ पे 4 और y क्या है मेरा 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब q कितना आ गया 4। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा टोटल डायस्ट्रीमर आ गया 4। ठीक है, पेयर ऑफ एनेंशियोमर आ गई, रैस्मिक मॉडिफिकेशन आ गई मेरी 4, और यहाँ पे टोटल स्टीरियोआइसोमेरिज्म जो आप मोस्टली निकलवाते ही हैं, ये आ गया हमारे 8। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। y मतलब ये क्या हमारे मेसो कंपाउंड्स और टोटल मेसो कंपाउंड्स वो 0 ही है। ठीक है, ये हमारे आ गए टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स और टोटल एनेंशियोमर हमारे आ गए 8। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको निकलवाने सिखाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये वाला सीखते हैं हम, ये हमने कैलकुलेट कर लिया अभी। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले हम एक और बात इंपॉर्टेंट है जो इसमें, सबसे पहले क्या है, जहां से आप अगर आपने कायरल सेंटर देख लिया, वहां से आप ज्योमेट्रिकल नहीं देखेंगे। ठीक है, आपको प्रेफरेंस देनी है सबसे पहले कायरल सेंटर को, उसके बाद ज्योमेट्रिकल को। अभी देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते थे, अभी मैंने क्या बोला कि ये वाला आपका क्या है कायरल सेंटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मिथाइल लगा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका CH2, यहाँ पे CH2, आगे मूव करिए, आगे मूव करते जाना है आपको। ठीक है, एक मिथाइल है, यहाँ पे CH2 है, तो आप बोलोगे कायरल सेंटर नहीं बनेंगे क्योंकि दोनों एटम सेम आ गए। आगे मूव करिए कि आपका CH2, लेकिन यहाँ पे आपका CH है, तो आपका कायरल सेंटर ये बन चुका है। ठीक है, उसके बाद आपका एक ये वाला ग्रुप बनेगा कायरल सेंटर। क्यों इसलिए बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है आपका, देखो CH2 लगा है, CH2 लगा है, एक ये वाला लगा है, तो ये वाला सेम आ गया। आगे मूव करिए, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे CH2, दोनों डिफरेंट आ गए, तो ये भी कायरल सेंटर बनेगा। ठीक है, ये बनेगा आपका, ये क्या देगा आपका GI, यहाँ से क्या देगा आपका GI। ना मैंने, क्योंकि इसकी जो 6 मेंबर की जो रेंज होती है GI देने की, वो मैंने आपको वीडियो बताई हुई, वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, उसमें देखो इसकी आप कैसे देखोगे 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 4 से उसकी क्या बन रही है, कंडीशन बन रही है GI देने की, यहाँ से और यहाँ से। देखो यहाँ पे जो एटम से लगे हुए हैं वो डिफरेंट है, ये अलग लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो दोनों क्या है एटम यहाँ पे अलग अलग है, तो ये क्या GI दे सकता है। तो इसकी एक ये काउंट हो गया, जो ये कायरल सेंटर काउंट हो गई। अभी ये देखो यहाँ से ये भी क्या दे सकता है आपको, GI दे सकता है। डबल बॉन्ड के अराउंड और रिंग्स के अराउंड आपको GI चेक करनी ही करनी है। ठीक है, ये भी कायरल सेंटर, ये भी ज्योमेट्रिकल देगा आपको एक, क्योंकि ये देखो ये एटम क्या है आपका अलग लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये आपका अलग लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो आपको दोनों एटम्स क्या अलग है, और यहाँ पे भी दोनों एटम्स क्या है अलग लगे हुए, तो GI ये भी देगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, H है। अब ये क्या बोलोगे आप कायरल सेंटर है, बट ये कायरल सेंटर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मिथाइल आ गया, एक मिथाइल आ गया। मैंने क्या बोला, चारों एटम्स आपके क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तो वो कायरल सेंटर की कंडीशन बन जाती है, लेकिन इसमें नहीं बनेगी क्योंकि आपके ये आ गया। अभी देखो इसमें कितने आ गए, n की वैल्यू 1 2 3 4। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी आपको n में ही कंसिडर करना है। अभी देखो आप बोल सकते हो, अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर आपको समझ में आया हुआ है, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ से भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने बोला हुआ है ये इसकी रेंज होती है 1 2 3, इसकी रेंज होती है 6 मेंबर की, 1 से 3 तक ये आपको GI दे देता है। लेकिन मैंने क्या बोला है, जहां से आपने कायरल सेंटर देख लिया, वहां से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंसिडर नहीं करेंगे, और आपको प्रेफरेंस जो देनी है वो कायरल सेंटर को देनी है। ठीक है, तो कायरल सेंटर को हमने प्रेफरेंस दे चुकी हूँ मैं, तो ये चीज बन गई।
चाहिए था। अभी हमें देखना है कि मॉलिक्यूल कायरल है और कायरल, इसमें देख के पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल किसमें जाएगा, मेरी कायरल की कंडीशन में। क्यों? क्योंकि प्लेन लगाओ, यहाँ से प्लेन लगाओ तो इसमें ये क्या, दोनों जो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे वो क्या, दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। तो किसकी कंडीशन में चला गया, कायरल की कंडीशन में। कायरल की कंडीशन में चला गया तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले x, ठीक है। दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर टोटल इनर्शिया 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर 4 16 आ गया, ठीक है। y मेसो कंपाउंड 0 आ गए, z कैलकुलेट करेंगे तो 16 प्लस 0 तो 16 आ गया, ठीक है। p कैलकुलेट करेंगे x/2 दैट मीन 16/2, 16/2 करेंगे तो 8 आ गया, ठीक है। अभी q कैलकुलेट करेंगे तो q p कितना आया, मेरा 8 आया, y कितना है 0 है, तो q कितना आ गया 8। ये क्या है, टोटल डायस्ट्रोमर, ठीक है। इस टाइप से आपको करने होते हैं। एक दो क्वेश्चन और करवा देती हूँ और फिर आपको देती हूँ करने के लिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक क्वेश्चन आपको करना है खुद से, ठीक है, ये मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए, और ये वाला सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। तो ये वाला कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही आपको फाइंड करना है कि जो आपका मॉलिक्यूल है कायरल है और कायरल है, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री लग रही है, नहीं लग रही, ठीक है। उससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, n, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। अभी देखो एक तो ये बन रहा है कायरल सेंटर, एक ये वाला कायरल सेंटर बन रहा है, कैसे? इसके लिए देखिए तो क्लोरीन है, यहाँ पे ये क्या लगा है, CH है, यहाँ पे CH2 दैट मींस एक लगा है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो एक कायरल सेंटर बन गया। इसके लिए कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्या है, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, नीचे जाए तो ये वाला ग्रुप लगा है, इसके लिए ये क्या है, CH2 लगा तो अलग ग्रुप लगा है, तो ये वाला कायरल सेंटर बन गया। और 6 मेंबर के लिए ये क्या दे रहा है, 1 और 4 पोजीशन से क्या दे रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। उसकी रेंज होती है 6 मेंबर की, तो उससे क्या दे रहा है, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है। ये भी क्या दे रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप भी अलग लगा हुआ है, एक ग्रुप भी अलग लगा हुआ है, ठीक है। ये दैट मींस यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो दोनों ही एटम क्या है, एक अलग है, ये दोनों एटम अलग है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। ऐसे ये है कि ये वाला एटम की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ, इसकी बात करें तो एक ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा होगा, तो यहाँ पे क्या है, आपके दोनों जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो अलग लगे हुए हैं, तो ये भी GI देगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है आपको, GI को n में इंक्लूड करना है। तो इसमें देखो कितने बन रहे हैं, n 1 2 3 4, n इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये देखो कायरल है और कायरल है, उसके लिए हमें प्लेन लगाना पड़ेगा। तो आप उससे देखो, अगर आप प्लेन लगाते हो, प्लेन लगाने से दोनों ही मेरे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, दैट मींस यहाँ पे POS नहीं है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ पे क्या किसकी कंडीशन में चला गया है, कायरल की कंडीशन में। बस आपको क्या करना है, कैलकुलेट ही करना है, 2 की पावर 4 जाएगी, ये मैंने आपको सारा कैलकुलेट करा ही दिया था, ठीक है। तो 2 की पावर 16 होती है, y इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 आ गया। टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपकी कितनी आएंगी, 16 प्लस 0, तो यहाँ पे आ गया आपका 16। p इज इक्वल टू x/2, 16/2 कितना आ गया 8, ठीक है। और q कितना आ गया यहाँ पे, p प्लस y, p कितना है 8 और y कितना है 0, तो q कितना आ गया यहाँ पे 8, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन खुद से करेंगे। अगर आपको आपसे नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी मेरी स्टीरियो केमिस्ट्री की, ठीक है, उसमें ही आपको करवाऊंगी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये वाला, तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।